सोचिए, एक ऐसी कहानी जो एक तरफ बेहद दर्दनाक है और दूसरी तरफ हैरत अंगेज रहस्यों से भरी हुई। दरअसल इस चर्चा में हम खुर्शीद भावनागरी की उस आश्चर्यजनक कहानी को समझने वाले हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने दिवंगत बेटों से मौत के बाद भी संपर्क बनाए रखा। ये विश्लेषण सिर्फ द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नाम की एक मशहूर किताब के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दुख, विश्वास और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के संचार को दर्शाती है। तो चलिए इस अनोखे सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस सफर को 5 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। पहला, वो दुखद कार क्रैश। दूसरा, एक मीडियम के जरिए हुआ पहला संपर्क। तीसरा, ऑटोमेटिक राइटिंग की टेक्निक को सीखना। चौथा, दूसरी दुनिया से आए संदेश। और पांचवां, कैसे एक निजी दुख एक सार्वजनिक मिशन बन गया। पहला हिस्सा, द फेटफुल कार क्रैश। ये कहानी शुरू होती है बॉम्बे के एक आम पारसी परिवार से, खुर्शीद और रूमी भावनागरी और उनके 2 बेटे विस्पी और राठू। इन दोनों बेटों में एक चीज कॉमन थी और वो था ऑटोमोबाइल्स और मोटर रेसिंग का जुनून। इन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया था और अपना गराज चलाते थे। परिवार के रूप में इनका बॉन्ड बिल्कुल सॉलिड था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनका ये रेसिंग का शौक ही उन्हें उस मोड़ पर ले गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फरवरी 1980 की बात है। विस्पी और रातू एक क्रॉस कंट्री मोटर रैली की तैयारी कर रहे थे। 22 फरवरी की रात ठीक 8:30 बजे दोनों अपनी कार का इंजन चेक करने के लिए खोपोली तक एक टेस्ट रन पर निकले। अगली सुबह 8:30 बज चुके थे, पर वो वापस नहीं आए। तभी उनके गराज का एक मैकेनिक दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि खोपोली के पास एक दुर्घटना हो गई है। जब रूमी वहां पहुंचे तो सच्चाई बिल्कुल रुला देने वाली थी। दोनों बेटों के मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक झटके में पूरी दुनिया उजड़ गई। अब इस तस्वीर को देखिए, ये वही MRF 207 कार है जिसमें विस्पी और रातू उस रात सफर कर रहे थे। गाड़ी में उनके साथ एक मैकेनिक भी था जो बच गया। उसने बताया कि एक पल में वो सो रहा था और अगले ही पल एक बेहद जोर का क्रैश हुआ। कार सीधे एक पेड़ से जा टकराई थी। ये तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे जिंदगी भर का शौक एक पल में खत्म हो सकता है। और ठीक यहीं से दुख और बेचैनी का एक लंबा सफर शुरू हुआ। दूसरा हिस्सा है पहला संपर्क। बेटों के जाने के बाद खुर्शीद और रूमी पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन मौत के ठीक 29 दिन बाद कुछ अजीब हुआ। उन्हें एक पड़ोसी से पता चला कि एक अनजान औरत को एक स्पिरिचुअल मीडियम के जरिए उनके बेटों का कोई संदेश मिला है। अंधेरे में ये एक उम्मीद की छोटी सी किरण जैसा था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था, पर 22 मार्च 1980 को भावनगरी दंपत्ति नेपियन सी रोड पर मिसेस कपाड़िया नाम की एक मीडियम द्वारा आयोजित एक ग्रुप सियांस में पहुंच गए। एक सियांस वो बैठक होती है जहां मीडियम आत्माओं से संपर्क करने का दावा करता है। मिसेस कपाड़िया बीच में बैठी थीं। लोग उनके आसपास थे। जब खुर्शीद और रूमी की बारी आई तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें कंप्लीटली हैरान कर दिया। हेलो मम्मी फैट्सो, मीडियम मिसेस कपाड़िया ने सबसे पहले यही शब्द कहे। सुनकर अजीब लग रहा है ना, पर यही एक शब्द टर्निंग पॉइंट बन गया। फैट्सो एक बेहद निजी और मजाकिया शब्द था जिसे विस्पी प्यार से अपनी मां को बुलाता था। एक अनजान मीडियम जिसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, उसका इस बिल्कुल प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल करना, इस एक छोटी सी लाइन ने उनका टूटा हुआ विश्वास जोड़ दिया कि हाँ, शायद उनके बेटे सच में उनसे बात कर रहे हैं। यहां से हम तीसरे पड़ाव में आते हैं, मास्टरिंग ऑटोमेटिक राइटिंग। इस पहले संपर्क के बाद बारी आती है संचार की उस प्रॉपर तकनीक की जिसके बेस पर आगे चलकर पूरी किताब लिखी गई। सोर्स मटेरियल बताता है कि आत्माओं ने खुद अपनी मां को सिखाया कि सुरक्षित ढंग से बात करने के लिए क्या नियम फॉलो करने होंगे। अब ये इतना आसान तो नहीं था। इस किताब के मुताबिक इस टेक्निक के कुछ सख्त नियम थे। पहला, एकदम गहरा ध्यान यानी इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, एक प्रोटेक्टिव लिंक बनाना जो कि एब्सोल्युटली क्रूशल था। टेक्स्ट में सख्ती से चेतावनी दी गई है कि बिना किसी स्पिरिचुअल लिंक के ऑटोमेटिक राइटिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव आत्माएं इसका गलत फायदा उठा सकती हैं। और तीसरा नियम था पेन को पेपर पर बिल्कुल हल्के से पकड़ना ताकि आत्मा खुद उस हाथ को चला सके। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेजेस देखते हैं। शुरुआत में जब खुर्शीद ने पेन पकड़कर ध्यान लगाना शुरू किया तो ये स्टेज 1 थी। कागज पर सिर्फ अस्पष्ट लकीरें और आड़े तिरछी लूप्स ही बन रहे थे। ये क्लियरली इस बात को दर्शाता है कि शुरू में उस दूसरी दुनिया का इस फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल कितना वीक था। फिर आती है स्टेज 2,
काफी दिनों की मुश्किल प्रैक्टिस के बाद वो लकीरें थोड़ी बदलने लगीं। पेन के मूवमेंट्स अब पहले से स्लाइटली अलग थे और वेग से आकार बनने शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं इस संचार के इस फिजिकल नए मीडियम को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। स्टेज 3 तक आते आते, जैसा कि आप इन पैटर्न्स में नोटिस कर सकते हैं, लूप्स थोड़े और जुड़े हुए और डेलिबरेट होने लगे। दावा किया जाता है कि इस दौरान उनके बेटों की आत्माएं धीरे धीरे अपनी मां के हाथ और पेन पर एक बेहतर और क्लियर नियंत्रण हासिल कर रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा हो। और फिर स्टेज 4 तक पहुंचते पहुंचते एक मेजर ब्रेक थ्रू आया। इन स्क्रिबल्स की जगह अब साफ तौर पर अंग्रेजी के शब्द और वाक्य बनने लगे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि खुर्शीद जी की मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने इंग्लिश में प्रॉपरली कम्युनिकेट करना इस ऑटोमेटिक राइटिंग के दौरान ही सीखा। ये एलिमेंट उन दावों को और स्ट्रांग बनाता है कि ये लिखावट सीधे आत्माओं द्वारा ही आदेशित थी। आखिर में संचार अपने सबसे एडवांस्ड रूप में पहुंचा, स्टेज 5, यानी कि टेलीपैथी। अब आत्माओं को फिजिकल कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। टेक्स्ट बताता है कि इस स्टेज में आत्माएं सीधे मीडियम के दिमाग में विचार भेजती थीं और खुर्शीद जी उन्हें नॉर्मल तरीके से अपनी खुद की लिखावट में पेपर पर उतार लेती थीं। और ये टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशंस दिन में 2-3 बार लगातार सालों तक चलती रहीं। चौथा पड़ाव, मैसेजेस फ्रॉम बियॉन्ड। अब सवाल ये है कि आखिर इन लंबे लंबे ऑटोमेटिक राइटिंग सेशंस में बात क्या होती थी। इन संदेशों ने एक डीपली डिटेल्ड स्पिरिचुअल थियोलॉजी को जन्म दिया, जिसे खुर्शीद जी ने कंप्लीटली रिकॉर्ड किया। यहां से कुछ खास नियम सामने आए। इन दावों के मुताबिक आत्मा की दुनिया में 7 अलग अलग रेल्म्स या लोक होते हैं। यहाँ पुनर्जन्म और कर्मा के लॉज बिल्कुल सच बताए गए। ये बताया गया कि हमारा इस धरती पर आने का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ आत्मिक सुधार यानी स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंगली इन संदेशों में यह क्लियर किया गया कि आत्मा की दुनिया में पृथ्वी जैसा कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को माना जाता है। दरअसल इस भौतिक जीवन को ही हम सब कुछ मानते हैं, राइट? लेकिन आत्माओं के संदेश का दावा बिल्कुल इसके उलट था। एक जगह पेटू ने लिखा, हम आत्मा की दुनिया में आपसे ज्यादा जीवित हैं। हम आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। सोचो, ये क्लेम्स ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल डेथ एंड नहीं है, बल्कि वहां लोग धरती के मुकाबले कई ज्यादा अलाइव होते हैं। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ए मिशन ऑफ हीलिंग। इन दोनों ने इस निजी संचार को छुपाकर नहीं रखा। जब और लोगों को इसकी जानकारी मिली तो दुखी लोगों की भीड़ भावनगरी कपल के पास आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के दुख दूर करने और उन्हें गाइड करने से उनका अपना ट्रॉमा भी कम हो रहा है। बेटों ने उन्हें बताया कि धरती पर स्पिरिचुअल ज्ञान फैलाना ही अब इनका मिशन बन चुका है। और इसी सार्वजनिक मिशन का सबसे बड़ा नतीजा थी ये किताब, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उन्होंने अपने उन सालों के सभी टेलीपैथिक नोट्स और जवाबों को कंपाइल किया। उनका मेन गोल ये था कि जो लोग किसी अपने को खोने के गम से गुजर रहे हैं, उन्हें एक हीलिंग और शांति मिले। आगे चलकर VRP स्पिरिचुअल लर्निंग की शुरुआत भी हुई, जिसका कोर बेसिस इन्हीं संदेशों पर टिका था। कहानी के आखिर में इस शांत सी डेस्क पर एक नजर डालिएगा। ये खुर्शीद भवनागरी के बॉम्बे वाले घर का वही कोना है जहां बैठकर उन्होंने सनराइज से सनसेट तक हजारों घंटे लिखने में बिताए। यही वो फिजिकल ठिकाना है जहां से इन क्लेम्स के अनुसार इस सारे एक्स्ट्रा डायमेंशनल ज्ञान ने पेपर पर अपनी जगह बनाई। ये साधारण सी डेस्क 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला एक मुख्य पोर्टल बन गई थी। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल बनता है, एक टूटा हुआ दुख से भरा दिल किसी इतने असहनीय नुकसान के बाद अपने बच्चों से जुड़ने और इस दुख का मतलब तलाशने के लिए किस हद तक जा सकता है? खुर्शीद और रूमी की ये कहानी दर्शाती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो लोग मौत की सीमाओं को भी पार करने का दावा कर सकते हैं। इस सोर्स मटेरियल का सफर और ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस विषय को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में मदद की होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।